जैसा कि आपको पता है, पिछले एक साल से अब तक हमने 3 प्रोग्राम कर लिया है। तीनों में 2 बार क्विज कंपटीशन और 1 ड्राइंग कंपटीशन था, और ये हमारा चौथा प्रोग्राम है जो बाकी 2 प्रोग्राम से काफी अलग है। और इसका ताल्लुक कहीं से इसलिए नहीं कि आप में पढ़ने का शौक है या कोई बच्चा तेज है पढ़ने में तो सिर्फ वही अच्छा कर सकता है। ये एक ऐसा मकाम, ऐसा फील्ड है कि जो बच्चे पढ़ने में खराब हैं वो इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। और मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं मुझे कि कितने सारे लोग हैं जो पढ़ाई को छोड़कर अपनी और अच्छी खासी डिग्री को हासिल करके इस फील्ड में आए हैं और काफी नाम कमाया है इसमें। तो इसी बात को मद्देनजर रखकर फाउंडेशन में ये मशवरा किया गया कि कुछ नया करते हैं और ओपन माइक का एक प्रोग्राम शेड्यूल तैयार करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंटेंट को चुना, जिसमें शायरी, गजल, पोएट्री, मोटिवेशनल स्पीच और बहुत सारी चीजें थी। ये उन्हीं के लिए था जिनको ये शौक है कि वो खुद से लिखना चाहते हैं, जिनको भी ये इंटरेस्ट है कि वो खुद से शायरी लिखना चाहते हैं या शौक है ऐसा गजल लिखने का शौक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पीजी के हैं। हमारा कंपटीशन 9 से पीजी तक के लिए है। तो पीजी के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतने जमाने से वो बता रहे हैं कि करीब 2012 से मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे मंच नहीं मिला है बोलने को। तो एक तो ये फाउंडेशन आपको ये स्टेज और ये मंच प्रोवाइड करता है, बशर्ते कि आप में वो टैलेंट हो लिखने का। तो जिनको भी ये शौक है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही एक प्रोग्राम और ये लास्ट रहेगा। हर साल हमारा ये फेस्ट होगा ओपन माइक का, ये हमारा पहला ओपन माइक है। तो जिन बच्चों को भी शौक है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जिनको समझ में नहीं आया था अब तक, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो आज सुबह तक परेशान थे कि मैं रजिस्ट्रेशन कर ले, एक्सेप्ट कर ले मेरा और पार्टिसिपेट करने दें मुझे। लेकिन क्या है कि हमारा लिमिट था, हर बच्चे को 5 मिनट भी अगर दें तो अच्छा खासा वक्त लग जाएगा 35 बच्चों के लिए। तो उसके लिए पॉज कर दिया। आप आइंदा के लिए तैयार हैं? और इससे पहले मैं एक बात बताता चलूं कि ये जो फाउंडेशन है ये खास एजुकेशन फील्ड में वर्क करने के लिए है और सिर्फ स्टूडेंट के पीछे काम कर रहा है। और अब तक हम लोगों ने प्रोग्राम के अलावा, प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे काम को काम किया है, जिसमें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारणवश पैसे की वजह कर अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहे। उनका नाम मैं नहीं करूँगा। टोटल 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका खर्चा फाउंडेशन उठा रहा है, ट्यूशन फी से लेकर के कॉलेज फी और उनका किताब, उनका बैग, सारी जिम्मेदारी फाउंडेशन के जिम्मे है। अब तक 15 बच्चों को पिक किया हम लोगों ने और इंशाल्लाह आइंदा इसमें और तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को प्रोसीड करते हुए मैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट नाइमा समन और शादमा निशात को बुलाना चाहूंगा। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा नाइमा समन, शादमा निशात। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। नहीं हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थके जाएंगे हम मदीने
जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ आ चुके हैं, अगर वो रिपोर्ट नहीं किए हैं तो शादाब से रिपोर्ट करके अपना अटेंडेंस शीट कंप्लीट करवा लें, क्योंकि जिन बच्चों का रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा अटेंडेंस की शक्ल में, उनका नाम यहाँ पर नहीं पुकारा जाएगा, पहले बता दूं मैं। तो वो शादाब सर को रिपोर्ट कर रहे हैं जिनका बाकी रह गया है। अब प्रोग्राम को प्रोसीड करते हुए मैं अब साकिब अंसार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज स्टेज पर आए और अपनी बात हमारे बीच रखें, मोटिवेशनल स्पीच। Assalamualaikum everyone and good afternoon brothers and sisters. I, Salim Nizam, would like to give thanks to our exhortee who gave me this stage to express my words on the moral life essence. So, कहते हैं इंसान अगर अपनी शक्ल, सूरत और पैसों से ज़्यादा है, अगर अपनी इखलाक की वजह से जाना जाए तो उससे बेहतर इंसान कोई नहीं। कुछ इसी तरह हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो कि निहायत ही नेक और ईमानदार थे, जिन्होंने दुनिया भर में अमन व शांति का पैगाम फैलाया। तो उनकी याद में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। So I will try my best to speak in a flow, but if I hesitate somewhere, then I apologize for that. And so whatever I am going to speak today, you have to listen every bit of me very carefully. Okay? So मेरे फादर अपनी गानों से बहुत प्यार करते थे, एंड वक्त खराब होने पर उन्होंने एक बहन की सारी जिम्मेदारियां भी उठा ली। उन्होंने उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादियां भी की और उनके होने वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे थे। इत्तेफाकन मेरी एक भी बहन नहीं। तो मैं बचपन में अम्मी पापा को कहा करता था कि आप लोग घर पर जाओ और दुआ करो कि मुझे भी एक छोटी सी बहन हो ताकि मैं भी उसका ख्याल रख सकूँ। बट ऐसा कभी हुआ नहीं। बड़ा जब हुआ तो देखा कि लड़कियों पर जुल्म बहुत होता है, एंड मैं उनके लिए हमेशा से कुछ ना कुछ करना चाहता था, स्पेशली रेप विक्टिम्स एंड एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए। तो आप यू नो बट आप अगर उनमें से किसी एक की भी जुल्म की कहानी सुनेंगे ना तो आपकी गोहें कांप उठेंगी। आप सोचेंगे कि अगर वो मेरी बहन होती और अगर उसके साथ ऐसा जुल्म हो रहा होता तो मैं उसके लिए जान तक दे देता। तो हम करें क्या? हमारी गवर्नमेंट को जस्टिस दिलाने से है, हम उन्हें जिंदगी भर घर में कैद करके रख नहीं सकते कि कोई उन्हें छुए नहीं, हम उन्हें जिंदगी भर उनके लिए जिंदगी भर लड़ नहीं सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि हम उन्हें एजुकेट करें और हम उन्हें उस काबिल बनाएं कि वो अपने हक के लिए खुद लड़ सकें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ दरभंगा शहर की ही एक बात है, यहाँ पर एज ए वार्ड काउंसलर एक लेडी इलेक्ट हुई थी। उस मोहल्ले का हाल ये था कि कोई भी लड़की सूरज ढलने के बाद वहाँ से गुजरती नहीं थी और वहाँ के टीनेजर्स शराब, सिगरेट, जुआ इन सब के एडिक्टेड थे। बट जब वो लेडी एज ए वार्ड चांसलर इलेक्ट हुई तो उसने सारे लड़कों को निकलवा दिया और वहाँ पे सारे स्ट्रीट लाइट्स लगवाए और आज उस मोहल्ले का हाल ये है कि कोई भी लड़की रात 10 बजे भी वहाँ से अकेले गुजर सकती है। ये फायदा होता है जब आप अपनी बेटियों को एजुकेट करके एम्पावरमेंट में लाते हैं। बट सवाल खड़ा होता है, क्या डॉक्टर प्रियंका रेड्डी या जो 4 साल की बच्चे हैं उनका जिनका रेप हुआ, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी या क्या वो 4 साल की बच्चियाँ पढ़ने लायक थी? मैं उनके लिए एक बात बता दूँ कि अल्लाह ताला ने कई मुखलकात बनाए, इंसान बनाए, फरिश्ते बनाए, जानवर बनाए और जिन बनाए। जिन वाले ने गिलगिली छूमंतर वाले नहीं, रियल जिन। तो उसमें से एक इब्लीस था जो अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था और लेकिन जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो उस इब्लीस में एक जेलसी आ गई और उसने अल्लाह ताला की इबादत करना छोड़ दिया। तो एक सवाल खड़ा होता है कि जब इब्लीस अल्लाह ताला की इतनी इबादत करता था तो उसने अल्लाह ताला की इबादत करना क्यों छोड़ा? तो अल्लाह ताला उसका जवाब खुद देते हैं कि इब्लीस में नफ्स था और उसने अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं किया, इसलिए वो बदकार बनता चला गया। और वो नफ्स हम इंसानों में भी होता है और जो इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं करता वो हैवान बनता चला जाता है। तो हमें नफ्स पे कंट्रोल करना सिखाएगा कौन? क्या हमारे दोस्त अहबाब, क्या हमारे टीचर सिखाएंगे, क्या हमारी सोसाइटी सिखाएंगी? नहीं, नफ्स पे कंट्रोल करना हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं। तो जब मैं छोटा था 7-8 साल का, तो सब मुझे छोटे छोटे करके पुकारते थे एंड मुझे बहुत गुस्सा आता था। जब मैं बड़ा हुआ 14-15 साल का, तब भी मुझे सब छोटे छोटे करके पुकारते थे। तो मेरी अम्मी ने मुझे एक बार बैठाकर समझाया कि देखो बेटा, इंसान बड़ा अपनी उम्र से नहीं, अपने काम, अपने पेशे, अपने इखलाक, अपने अदब से बड़ा होता है। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से 20-22 साल की उम्र के थे, उनसे 50-60 साल के लोग इतने अदब से पेश आते थे जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उनसे बड़े हो। तो
तो हमारे अखलाक इतने अच्छे होने चाहिए। और उन्होंने, मेरी अम्मी ने मुझे सिर्फ नहीं सिखाया, उन्होंने कई सारी मुझे मॉरल लाइफ लेसन दिए। मेरी बहन ना होते हुए भी मुझे उन्होंने लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी सिखाया। और उनकी एक सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगी, उन्होंने कहा कि डोंट बी ए मैन, बी ए जेंटलमैन। आई रिपीट इट वंस अगेन, डोंट बी ए मैन, बी अ जेंटलमैन। ओके, सो ये सब बातें। एंड जब आप अपने बच्चों का आप जब अपने बच्चों को नफ्स को कंट्रोल करना ठीक उसी तरह सिखाते हैं जिससे आप अपने रिलीजन पर फेथ करना सिखाते हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो कभी किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, उनमें कभी हैवानियत जागेगी नहीं। तो ये सब फायदा होता है जब आप अपने बच्चों को, आप अपनी बेटियों को इम्पावरमेंट, पढ़ा लिखा के इम्पावरमेंट में लाते हैं और बच्चों को, बेटों को नफ्स को कंट्रोल करने सिखाते हैं। इन सबके अलावा मुझे इंडियन पेरेंट्स की एक बहुत बुरी आदत लगती है जो फॉरेनर्स भी अच्छा नहीं मानते, और ये अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो है दहेज प्रथा। आई मीन कुछ इंडियन पेरेंट्स अपनी बेटियों के दहेज पर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक खर्च कर देते हैं। मैं कहता हूँ आप अपनी बेटी की एजुकेशन पे, आप अपनी बेटी की एजुकेशन पे इतना खर्च करिए ना, मैं गारंटी देता हूँ वो ऐसे बंदे से शादी करेगी जिसे दहेज चाहिए ही नहीं होगा। मेरी नानी जब बूढ़ी हुई थी 70 साल की, जब उन्हें बेटों का सहारा चाहिए था तो वो अपने बेटों के पास रहना पसंद नहीं की, वो अपनी बेटी के पास रहना पसंद की, मेरी अम्मी के पास। एंड वो मेरी नानी हमेशा से इस बात के लिए थैंकफुल रही कि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और ऐसी जगह पर शादी की जहाँ उनके बेटों से ज़्यादा उनके दामाद उनकी खिदमत कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो ये बात होता है जब अपने बेटियों को पढ़ाते लिखाते इम्पावरमेंट लाते बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इन सबके अलावा मैं एक लास्ट बात कहना चाह रहा हूँ, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द पीपल ओवर हियर, नो मैटर फ्रॉम विच रिलीजन इट बिलोंग्स टू, एंड फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, लाइक फ्रॉम चिल्ड्रंस टू ओल्ड पीपल। ओके, हम इंसानों में ना एक बहुत बड़ी फितरत होती है। जब भी हम किसी स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं तो हम अपने रब को याद करते हैं, हम अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं, हम 5 वक्त नमाजी बन जाते हैं, हम ताज्जुद पढ़ते हैं, हम अपने भगवान के सामने सर पटक पटक के प्रार्थना ही करते हैं, ए भगवान तू हमारी सुन ले। बट जब वो भगवान हमें वो चीज़ हमारे मांगने पर अता कर देता है तभी हम अपने उस खुदा को भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसी नमाज का क्या फ़ायदा है जो दुनियावी सक्सेस के लिए पढ़ी गई है। हमें तो लाइफ आफ्टर डेथ के लिए पढ़ना है, डे ऑफ रिजरेक्शन के लिए पढ़ना है। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर में एक ऑक्सीजन चढ़ता है, तो जब डॉक्टर्स के पास आते हैं पैसे मांगने के लिए तो वो आदमी बेतहाशा रोने लगता है और डॉक्टर पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं, तो आदमी कहता है तुम एक छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मुझसे तुम इतने पैसे मांग लो, और जिस खुदा ने मुझे 70 साल तक फ्री में ऑक्सीजन सप्लाई किया उसे मुझसे कुछ नहीं मांगा एक्सेप्ट प्रेयर, सिवाय इबादत के। अल्लाह ताला ने मुझसे अल्लाह ताला ने हमसे इबादत के सिवा कुछ नहीं मांगा। बस कंप्लीट हो। तो अल्लाह ताला ने हमसे इबादत से जब कुछ नहीं मांगा और हम उन्हें वो भी नहीं दे पाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सक्सेस के मामले में भले बिल गेट्स के बाप भी क्यों ना बन जाए, हमें अपने खुदा को, हम अपने भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। एंड एक शेर अर्ज करके मैं बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ जो स्ट्रगलिंग फेज में है, जो मैंने खुद से बनाई है। लोग तुम्हें कांटेदार झाड़ी समझकर फेंक देंगे,
लोग तुम्हें कांटेदार झाड़ी समझकर फेंक देंगे, तुम उन्हें खिलता हुआ गुलाब बनकर दिखा देना। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार। मैं फिर से कह रहा हूँ, कि सारे कंटेस्टेंट इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा वक्त न ले, 5 से 6 मिनट हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वक्त न ले, इतनी देर में अपनी बात को खत्म कर लें। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट सफीना महफूज, फादर्स नेम मोहम्मद महफूज आलम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपनी बात हमारे बीच रखें। Assalamualaikum. Hello, namaste. This is Safina Mahfouz from Angel High School, Standard 9th. First of all, I would like to thank the organization team of Exo Youth Foundation for giving me this much and to show what I am and what can I do. Not only me, all the contestants here. Secondly, सारे लोग आज यहाँ आए हैं, अपने अपने मोड ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मेरा मोड ऑफ इंटरेस्ट है स्टोरी टेलिंग, और मेरी स्टोरी की जो कैरेक्टर है, मीन टू से मेरी स्टोरी का शीर्षक वो है लक्ष्मी। उससे पहले मैं एक शेर कहना चाहूँगी। बेटियाँ चिड़िया होती हैं मगर पंख नहीं होते बेटियों के, बेटियाँ चिड़िया होती हैं मगर पंख नहीं होते बेटियों के, मायका भी होता है ससुराल भी होता है मगर घर नहीं होते बेटियों के। मायका कहता है ये तो पराई है, ससुराल कहता है ये पराए घर से आई है। ए खुदा अब तू ही बता आखिर ये बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मुझे अपनी स्टोरी में कैरेक्टराइज होना पड़ेगा और आप सबसे बहुत फ्रैंकली बात करनी होगी, सो प्लीज डोंट माइंड। माँ ओ माँ कहते हुए अनुराग अंकल की बेटी और मेरी सबसे प्यारी दोस्त लक्ष्मी आंगन में आई और अपनी बर्थडे गिफ्ट के बारे में सबसे पूछने लगी। उसकी चंचलता से सब बहुत प्रसन्न रहते हैं, और हो भी क्यों ना, घर में 3 बेटों के बाद बेटी का जो जन्म हुआ था, फिर अनुराग अंकल के कारोबार में भी वृद्धि हुई थी, सो उन्होंने अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रख दिया। मैं और लक्ष्मी बचपन से लेके आज तक मोहल्ले की गलियों में साथ घूमा करती हैं, पर कहते हैं ना वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हमने साथ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। उसके तीनों भाई उससे बड़ा ही प्रेम करते हैं, उसकी तीनों भाभियाँ उस पर अपना जान छिड़कती हैं। आज उसकी 23वीं सालगिरह है, मैं भी उसकी बर्थडे पार्टी में ही जा रही हूँ। हर साल की भांति उसका ये साल का भी जन्मदिन बड़ा ही बेहतर गुजरा, लेकिन अचानक अगले ही दिन अंकल जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि वे लक्ष्मी का कन्यादान करके शांत मन से स्वर्ग सिधारे। उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने की कोशिश की गई। लक्ष्मी का रिश्ता तय हो गया, शादी के सारे फंक्शंस हो चुके हैं। अंकल जी ने लक्ष्मी के लिए दहेज में बहुत कुछ दिया है। आखिरकार उसकी विदाई भी हो चुकी। पता है आप लोगों को लक्ष्मी के ससुराल वालों ने अनुराग अंकल से क्या कहा कि हम आपकी लक्ष्मी को अपने घर की बेटी बनाकर रखेंगे। शादी के आज पूरे 1 महीने बाद अंकल जी का देहांत हो चुका है। लक्ष्मी भी पग फेरों की रस्म के बाद आज ही घर आई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खिलती हुई कली मुरझा गई हो, जैसे सूरज ने उसे झुलसा दिया हो, जला दिया हो। पता लगाया गया कि आखिर बात क्या है, तो पता चला इतना सारा दहेज देने के बावजूद शादी के अगले दिन से ही उसे कोसा गया, मारा गया, और दहेज के लिए न जाने कितनी ही प्रताड़नाएं उसने सही है। मुझे तो ये सोचकर भी आश्चर्य लगता है कि उसने इतना सब कुछ सहा कैसे होगा।
क्योंकि वो तो इतनी चंचल, इतनी बड़बोली थी। शायद उसकी चंचलता, उसका बड़बोलापन उसके दरिंदे ससुराल वालों के सामने कहीं कुचल गया है। अगर बेटियों को लक्ष्मी कहते हो, अगर बेटियों को लक्ष्मी कहते हो तो उस लक्ष्मी की कद्र करना सीखो, उसका सम्मान करना सीखो। लक्ष्मी की दुर्दशा थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है, क्योंकि उसके मायके वालों ने उसे ठुकराया नहीं, उसे सपोर्ट किया। लेकिन न जाने कितनी ही ऐसी बेटियां हैं जिन्हें अपने ससुराल वालों के द्वारा ठुकराए जाने के बाद अपने मायके से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जिससे कि वह अपने गम को भुला सके, और गमों की मारी अपने साथ अपने बच्चों की भी जान ले लेती है। लेकिन कुछ ऐसी भी बेटियां हैं जो इन गमों को समेटकर जीना सीख चुकी हैं और समाज में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कि काबिले तारीफ है। जैसे कि शमशान की चिता पर रोटी पकाकर हजारों अनाथ बच्चों का पेट पालने वाली सिंधु ताई, ससुराल वालों का जानवर जैसा व्यवहार देखने के बाद जिसने जीना सीखा और जो रोज के 2 रुपए कभी कमाती थी, वो आज 3000 करोड़ सालाना कमाती है, कल्पना सरोज। तो ऐसी स्त्रियों के लिए प्रोत्साहित शायरी किसी ने खूब कहा है कि घायल परिंदा है तू, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, तुझ में वो हौसला है, तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर ले जो तू फैसला, कर ले जो तू फैसला। धन्यवाद। मैं एक बात वापस से अर्ज करता चलूँ कि जो भी पार्टिसिपेट यहाँ पे आ रहे हैं वो टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि प्रोग्राम का जो टाइम है 2 से 5 बजे तक हमें प्रोग्राम को ख़त्म करना है। अगर आप 3 से 4 मिनट ज़्यादा बोलते हैं तो हमें माइक बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेटेस्ट 5 मिनट से ज़्यादा कोई भी पार्टिसिपेट ना बोले, ठीक है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए यमुना समीन को आवाज देता हूँ। यमुना समीन को मैं आवाज देता हूँ कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, और महक उठता है दिल का जहान बेटी से। अरे जरूरी ये नहीं कि बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। यमुना समीन। A very warm good afternoon to all of us present here. Today I am Rashmi of class 9 to present a short speech on social media as bonafide. I would like to give thanks to our EXO team who gave me this stage to express my word on social media is bonafide. So almost the majority of us, the first thing that we do every single morning after waking up is that we check our phone, and the last thing we do before sleeping is that we check our phone. So what's the big deal? I mean, yeah, how much harmful? I have time. It can be. Maybe I spend a total time around 40 to 50 minutes on it. I spend on our Chrome, spend an hour, WhatsApp half an hour, game half an hour, YouTube half an hour, music in a day. Of total of 2.5 hours spent in a phone in just one day. I thought, was I free for 2.5 hours in one day? Well, how does this happen? There is a chemical called dopamine that releases in our brain whenever we experience instant burst of happiness. Whenever we get notification of our phone vibrate, we get a little bit excited to know who messaged me. This makes a little curiosity. That's when dopamine chemical released in our brain. Dopamine, by the way, is exactly the same chemical that released when you are when a drunk alcohol, smoke a cigarette, take a drug. In other words, it show highly addictive behaviors. In fact, half of 18 to 24-year-old students say they attack their phone in the middle of night. We all are addicted. We are trapped, and it is continuously affecting mental health. That we don't please. A report says social is linked with anxiety, depression,
and sleep poor. And its rate of anxiety depression has increased up to 70% recently. So how do you got addicted? The thing is, whenever you get depressed, feel slow beside the social media, and also nobody come up to put their hand on shoulder. Nobody come up to wipe our tears. So all we can do is to sit alone, and then we start depending on social media, which is harmful. So it becomes addiction, and that when it keep our mind occupied. So now the main question arises: what is the solution of this addiction? Maybe we just need to give up our phones right now. Do you think it will work? Will it boost our mental health? No. It's already addicted. Giving up our phones won't work. So all you need to think about your future, that where will you be after 5 to 10 years. If you wouldn't stop using phone, this your career life. Would you become successful? No. So let's start giving a little bit daily. Don't use your phones. Don't use your phones. Spend the time with your families, friends. Thank you very much. बहुत शानदार। और मुझे खुशी है इस बात को लेकर कि चले कहीं मंच तो दिया है कि यही बहाने एक डर खत्म होगा जो स्टेज पर बहुत सारे बच्चों में होता है। तो आप लोग डरेंगे, जितने सारे कंटेस्टेंट और पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ हैं, आप इस चीज़ को जब तक फेस नहीं करेंगे आप इसको ओवरटेक नहीं कर सकते। ये ठीक वैसी ही चीज़ है जैसे पानी के बाहर लाख बताने की कोशिश कर लें आप कि यूं हाथ मारे यूं पैर मारे और तैरना सीख जाएं, आप सीख नहीं सकते। तो कितना भी आपको ये समझा दें कि आप इमेजिन कर लें कि कोई कुछ नहीं जानता, सारे बेवकूफ़ हैं और जो भी ऑल इन ऑल सब लोग जैसा कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्टेज पर खड़े होते हैं तो थोड़े वक्त की जो धड़कन की तेज़ी बढ़ जाती है वो होनी है डेफिनेटली, उसी को ओवरटेक करना और फेस करना होगा आपको उसको। तो कुछ लेडीज़ को पीछे बैठने में दिक्कत हो रही है, मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे गार्जियन हजरात पीछे बैठे हुए हैं, मेहरबानी कर आगे आ जाएं, आगे सीट खाली है। जो पीछे गार्जियन हजरात और बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो आगे आकर बैठ जाएं, आगे सीट खाली है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट नदीम खुसरू बोर्ड ऑफ इंटरेस्ट मोटिवेशनल स्पीच, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपनी बात हमारे बीच रखें। नदीम खुसरू। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadeem Khusru. Studying class 9 today, I say about imagination and creativity. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि एजुकेशन ही बहुत ही, हम आज वो चीज़ बताएंगे जो एजुकेशन के बाद भी आप उसको पाके बहुत आगे तक जा सकते हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूं, इमेजिनेशन होता क्या। तो इमेजिनेशन वो चीज़ होता है जो चीज़ आप इमेजिन करते हैं। दिन के बहुत से हर दिन ऐसे होते हैं आप इमेजिन करते हैं। अभी बहुत से बच्चे ऐसे इमेजिन करते हैं कि मेरे बोर्ड में 95% आ जाए, तो 99% वही होता है इमेजिनेशन। मेरा तो संबंध इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी है, उससे क्या मुराद है वो सुन लीजिएगा। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, जिस तरह से प्रॉब्लम लीड टू दी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होना तो आप इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकते। जैसे मैं एग्जांपल, ग्राहम बेल को जब प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने जब टेलीफोन का डिस्कवर किया था तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम थे अपनी बात को दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। उन्होंने ये सोचा कि मैं यहीं से बैठे बैठे कुछ मतलब 1000 किलोमीटर दूर तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। तो उन्होंने तब वो जाके इमेजिनेशन किए कि मैं कुछ ऐसा क्यों ना बनाऊं जिसके वजह से मैं यहाँ से बैठे बैठे आराम से इजीली वे से बात कर सकूं। तो उन्होंने इमेजिनेशन किया, उसके बाद क्रिएटिविटी को उसमें चेंज करके उसने आज टेलीफोन, जो आज आप लोग मोबाइल फ़ोन देखते हैं, वो एक इमेजिनेशन का ही जादू है। इमेजिनेशन के हेल्प से आपका बेहतर फ्यूचर मिल सकता है। एक कोटेशन है कि इमेजिनेशन इज एवरीथिंग बिकॉज योर फ्यूचर कमिंग अट्रैक्शन। इमेजिनेशन सब कुछ अच्छा कर सकता है क्योंकि आपके फ्यूचर को वो आपके अट्रैक्शन में ला सकता है।
बेटर फ्यूचर कैसे ला सकते हैं आप। फ्यूचर लाने के लिए आप या तो कुछ नया इन्वेंशन करोगे या तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाओगे। जो चीज़ एग्जिस्ट है दुनिया में, जो चीज़ पाए जाते हैं उसमें कुछ नया इंप्रूवमेंट करोगे। आज दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, ये एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, क्रोम, यूट्यूब, जितने भी बड़े वो सब एक इमेजिनेशन का ही करिश्मा है, सब एक इमेजिनेशन का जादू है। उन्होंने सबसे पहली बार एक इमेजिनेशन किया था। उस इमेजिनेशन के करने के बाद उन्होंने विजुअलाइजेशन यानी कि उसको देखा था, समझा था, उसके बाद दुनिया के सामने उन्होंने प्रेजेंटेशन करके अपने आज इतना नाम कमा रहे हैं। हम लोग में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमसे अमेजिंग नहीं हो सकता, तो हम आज आपको ये बता दूं कि हमारे अंदर अमेजिंग कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो सबसे पहले आपको कीप अ नेगेटिविटी असाइड, यानी कि हम में से बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमसे अमेजिंग नहीं हो सकता, हम समथिंग न्यू नहीं कर सकते। तो पहले अपने माइंड को ये चीज़, अपने ये सोच को इस चीज़ से अलग कीजिए। फिर ये आप अपने आप से ये कहिए, बिलीव होना चाहिए, यू कैन डू इट, हम ये कर सकते हो। अपने आप अपने ये कॉन्शियस माइंड से ये कहिए कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमसे ज़्यादा कोई पावर है नहीं। बार बार ये बात को आप कहिए कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद आपको बिलीव होने के बाद तब अपने फोकस यानी कि अपने रिजल्ट पे भरोसा रखिए। आपको पूरा बिलीव होना चाहिए, रिजल्ट पे अपना भरोसा रखिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर राइट ब्रदर, सबसे बड़ी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती हमारा तब होता है जब हमारे अंदर समथिंग न्यू आता है, और जब उसको करने चाहते हैं ना, तो उस वक्त क्या आता है कि एक और सी सोच आती है जो वो कहता है कि ये चीज़ नहीं होता। भाई ये आपके जहन में होना चाहिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ ही पॉसिबल है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल अगर राइट ब्रदर ने सबसे फर्स्ट टाइम जब एरोप्लेन का सोचा, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं हवा में उड़ूंगा। अगर वो ये सोच रख लेते कि हमसे ये नहीं हो सकता, तो क्या आज एरोप्लेन का डिस्कवर हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसीलिए किसी एक कोटेशन है कि लॉजिक से सिर्फ आप ए टू जेड जान सकते हैं, पर इमेजिनेशन से आप दुनिया घूम सकते हो। इसलिए इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज से कई गुना ज़्यादा हमारा इमेजिनेशन पावरफुल है। ड्रीम और डिजायर में क्या फ़र्क होता है? हम लोग के मन के अंदर बहुत से ऐसे बात होते हैं जो कहते हैं कि ये सपने का मतलब ये होता है, ये सपने का मतलब ये होता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आपका ये डिजायर होता है, जो आपके चाहत होते हैं ना, उसमें से आपका ये जो चाहत होता है वही आपके डिजायर में आता है। 98% आप जो डिजायर, जो सपना देखते हो ना, ड्रीम, वो तो भूल जाते हैं। सिर्फ 2% आपको याद रहता है। उस 2% में आपको क्या करना है कि अपने आप को उस चीज़ को पूरा कॉन्शियस माइंड से सोचना है। वो 2% आपका ड्रीम आपका ज़िंदगी चेंज कर सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। इसीलिए लास्ट क्वेश्चन से मैं अपना बात कर सकता हूँ, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी कैन चेंज एंड ऑल्सो गिव अ डायरेक्शन ऑफ आवर लाइफ। तुम्हारी डायरेक्शन तुम्हारे जीने का मकसद देता है। दैट्स ऑल। बहुत अच्छा। लेकिन आप सभी से मैं एक बार वापस से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आए तो टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि सामने जज बैठे हैं। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा बोलते हैं तो आपको मार्क्स नेगेटिव मिलेगा। बात का आप ख्याल रखें। 5 मिनट से ज़्यादा हुआ तो मार्क्स नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए रुमाल ले लिया है किसी महज अबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से, और ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल न पाएंगे वॉशिंग मशीन से। तो ये दाग धुल न पाएंगे वॉशिंग मशीन से। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सामिया सरकार को आवाज देता हूँ। सामिया सरकार, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सामिया सरफराज सबसे पहले एक्सो की टीम का पूरे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आज आए दिन हमारे देश में औरतों पर, लड़कियों पर हिंसा के ऐसे मामले आते रहते हैं कि किसी भी की रूह भी कांप जाएगी, और हमारी गवर्नमेंट उस जल्लादों को पकड़ने में सालों साल लगा देती है, या फिर वो कभी पूरे भी नहीं कर पाते, कभी उस लड़की को इंसाफ भी नहीं दिला पाते। तो बस इसी टॉपिक पर मैंने अपने कुछ अल्फाज बयान करने की चाही है। ज़रा गौर फरमाइएगा। जब भी कोई इंसान मुझ पर बुरी निगाहें डालेगा, मेरी इज्जत को लूटने का शौक मन में पालेगा, बचने का कोई रास्ता जब ना होगा मेरे पास, बचने का कोई रास्ता जब ना होगा मेरे पास, बच जाऊं मैं किसी तरह, रखूंगी बस एक ही आस।
सोच सोच कर ये सब बातें मेरी रूह भी डरती है। आखिर पूछूं मैं इस दुनिया से, क्या लड़की होना गलती है, क्या लड़की होना गलती है। इस बेशरफ महफिल में हर कोई हमसे खेलता है, ज्यादा नहीं तो फिर भी चुप रहकर जुल्म देखता है। हर कोई हर तरफ से हमें जलने के लिए धकेलता है। भेदभाव के साथ भी अब तो करते हैं ये पाप सभी, भेदभाव के साथ भी अब तो करते हैं ये पाप सभी। कभी मन में तो कभी करके, लेकिन बदलता है कुछ भी नहीं। पर अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारी हिम्मत लड़ती है। आखिर पूछूं मैं इस दुनिया से, क्या लड़की होना गलती है, क्या लड़की होना गलती है। हर बार ये जुल्म होता है, हर बार हम जुल्म सहते हैं, पर क्या होगा उन दरिंदों का जो अब भी खुले रहते हैं। जब बात माँ बहन पर आती इनकी तलवार लिए ये फिरते हैं, जब बात माँ बहन पर आती इनकी तलवार लिए ये फिरते हैं। अरे नामर्द है वो मर्द जो दूसरों की बहन को छेड़ते हैं। इनके इन बुरे इरादों में हमारी जिंदगी पलती है। आखिर पूछूं मैं इस दुनिया से, क्या लड़की होना गलती है, क्या लड़की होना गलती है। बेदर्द हैवानियत वे हम पर दिखाते हैं, दर्द ऐसा देते हैं कि हम पूरी तरह टूट जाते हैं। अरे वो तो हमारी जिंदगी पर गहरा दाग छोड़ जाते हैं। इस घटिया करतूत की वजह से क्या वक्त हम पर गुजरता है, जब एक बार ही में पूरा हौसला टूट बिखरता है। मार देते हैं वे हमें जलाकर डराकर, मार देते हैं वे हमें जलाकर डराकर, या दम हमें खुद ही तोड़ना पड़ता है। हमारी सारी बातें फिर पूरे समाज को खलती है। आखिर पूछूं मैं इस दुनिया से, क्या लड़की होना गलती है, क्या लड़की होना गलती है। शुक्रिया। बहुत अच्छा। 10 महीने हो गए हैं बंद है हम पे मटन, 10 महीने हो गए हैं बंद है हम पे मटन। दावतों में खा रहे हैं भिंडिया ले सुतन, खा के भिंडिया क्या दिखाएं शायरी के बागपन। सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या हो गया। सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अमरीन सादिया को आवाज देता हूँ कि अमरीन सादिया स्टेज पर आए। अमरीन सादिया। एक बार मैं फिर बोलता चलूं कि आप टाइम का ख्याल रखिए। 5 मिनट से ज्यादा अगर आप यहाँ पर बोलती हैं तो जब यहाँ पर बैठे हैं आपके मार्क्स निगेटिव हो जाएंगे। A very good morning.